चलिए कहानी की भूमिका जान लेते हैं। राधा कृष्ण और कुंती अपनी पुत्री गौरी के लिए बहुत समय से योग्य वर ढूंढ रहे थे और एक दिन उनकी बातचीत सीताराम जी से होती है, जो कि एक बहुत सरल सीधे देशभक्त व्यक्ति थे। उनके 2 बच्चे भी थे और उम्र गौरी से बहुत अधिक थी, जिसे देखकर राधा कृष्ण शादी से मना कर देते हैं, क्योंकि सीताराम को शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए करनी थी, उनकी देखभाल के लिए। फिर गौरी के पिता को एक योग्य व्यक्ति मिलता है, लेकिन कहानी अपना रुख बदल लेती है। आगे हम देखेंगे कि गौरी की शादी किससे होती है, सीताराम जी से या उस व्यक्ति से या फिर किसी और से। कहानी शुरू करने से पहले इस कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका बड़ा योगदान रहा था। इनकी रचनाएं देश प्रेम और प्राचीन गौरव के आसपास ही रहती थी और उन्हीं में से एक ये कहानी है गौरी नाम की। शाम को गोधूली की बेला, गोधूली यानी कि शाम का और बेला मतलब समय। शाम का समय ये कैसे नाम आया? गोधूली यानी कि वो समय जब कोई भी गाय बकरी पक्षी अपने घर लौट रहे होते हैं, और वो कब लौट रहे होते हैं? शाम को। तो इसका मतलब शाम का समय चल रहा है इस वक्त, और ये शाम को ऑलरेडी इन्होंने लिख रखा है, ठीक है, लेकिन उस बात को दोबारा लिखा गया है। कुली के सिर पर सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए, तब उनकी भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि वहां भी नहीं बना काम। तो वो कुछ काम करने गए थे और इस तरीके से जब वो लौटे तो उनकी पत्नी समझ गई, उनकी पत्नी कुंती समझ गई कि जहां वो उस काम के लिए गए थे वो काम बन नहीं पाया। कुली के सिर पर ये बिस्तर उतरवा कर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए, ठीक है, उसने काम किया था इसलिए। कुली सलाम करके चला गया और वे पास पड़ी एक आराम कुर्सी पर, जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे, गिर से पड़े। मतलब वो उस स्प्रिंग वाली कुर्सी पे जाके एकदम गिर से पड़े, बहुत थक चुके थे और निराश भी लग रहे थे क्योंकि उनका काम हुआ नहीं था, ठीक है। उनके इस प्रकार बैठने से स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे कुछ आवाज आई झनझन से, ठीक है, और पास ही बैठे जो कुत्ता था वो एकदम से डर गया और भौंकने लगा। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया और उन्होंने इस बारे में बात नहीं करी कि सफलता हुई काम में या असफलता, मतलब उन्हें पता तो था और इसीलिए वो अपने पति को और दुखी नहीं करना चाहती थी। उन्होंने सीधे कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, तैयार हो गई है चाय। तो राधा कृष्ण चौंक जाते हैं, कहते हैं मैंने तो चाय के लिए बोला भी नहीं। तो उन्होंने कहा, नहीं कहा तो क्या हुआ, पी लो चलकर। तो कहते हैं चलो अच्छा चलते हैं, और वो चलते हैं उनके बीच। गौरी जो उनकी बेटी थी वो अपराधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचते हुए चाय तैयार कर रही थी। मतलब ऐसे जैसे उससे कोई गलती हो गई हो, उस तरीके से वो छुप कर चाय बना रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की जितनी भी अभी कठिनाइयां हैं उसकी जड़ वही है, ना वह होती और ना उसके पिता को उसकी विवाह की चिंता करनी होती। इस प्रकार वो स्थान स्थान घूमते रही उसके विवाह के लिए। मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि उसके पिता लड़के को देखने गए थे और अभी भी मतलब जब वो लौट के आए तो उन्हें वो लड़का पसंद नहीं आया या जो भी हुई हो बात। और ये सिलसिला कई समय से मतलब बहुत समय से चलता आ रहा है और उन्हें अच्छा वर नहीं मिल रहा अपनी बेटी के लिए। वो सोचती है कि वो किसी प्रकार बस ये कह दे मुंह खोल के कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी कर ले वो वहां पे खुश रहेगी, और अगर उसके माता पिता शादी ना भी करें उसके तब भी वो खुश रहेगी। जब विवाह के लिए उसे जरा सी चिंता नहीं है तब उसके मम्मी पापा या माता पिता इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? कभी कभी तो वो सोचती थी क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ, रात दिन सिवा मेरे विवाह के इन्हें और कुछ सूझता ही नहीं। और ये सोचते ही वो आत्मग्लानि और शोभ यानी कि मानसिक दुख से व्यथित हो जाती थी, यानी कि परेशान हो जाती थी। उसका रोम रोम मतलब उसका पूरा शरीर, उसका जी चाहता था कि धरती फटे और वह उसमें समा जाए, क्योंकि वो उसे लगता था वो अपने माता पिता के लिए एक परेशानी है। गौरी, वह गौरी जो पूनों की चांद की तरह बढ़ना भर जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन ना था, ठीक है, और आज वो गौरी अपने पिता के लिए कठिनाई बन के रह गई है। पूनों के चांद यानी कि पूनम के चांद, जो पूरा जो है पूर्णिमा में चांद होता है ना पूरा भरा हुआ, वो सिर्फ बढ़ना जानता है। उसके पिता ना उसका विवाह योग्य वर से करना चाहते थे, लेकिन
उतना दहेज देने का उनके पास जो है इतने पैसे नहीं थे, संपत्ति नहीं थी। यही कारण था कि गौरी का ये 19वां साल चल रहा था, फिर भी उसके हाथ पीले नहीं हुए थे। और पता है, वो अपने माता पिता की अकेली संतान भी थी। छोटे से ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी करी गई थी, इसीलिए वो निर्भीक यानी कि निडर, दृढ़ निश्चयी और हठीली हो गई थी, मतलब जिद्दी बच्चा थी। वह एक बार जिस बात को सोच समझकर कह दे, फिर उस बात से उसे कोई हटा न सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वह उसके विवाह के लिए इतना चिंतित क्यों है। वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती थी। अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या होता है, मतलब कि अच्छा वर या बुरा वर, क्या किसी से भी करा दो। विवाह करना है, कर दे किसी के साथ, वे हर हालत में खुश खुश और संतुष्ट रहेगी। और अब उसे ये सहन नहीं होता था कि उसके माता पिता उसकी इतना जो है उसके लिए सोच रहे हैं, लेकिन संकोच और लज्जा की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाती थी। कई बार उसने कोशिश करी, पर वो जाकर अपने माता पिता के सामने कुछ नहीं बोल पाती थी। पिता को आते देखकर गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। अभी तक वो चाय बना रही थी, है ना, और अब वो चली गई दूसरे कमरे में। राधा कृष्ण जी ने जैसे बेमन से मुंह हाथ धोया और पास ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गए। वहां उनकी पत्नी ने उन्हें पूरियां दी, मतलब कि नमकीन पूरियां, और लेकिन उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और बस चाय पीते गए। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही ना मिले, जो उसकी माता थी, ये भी ये सोच रही थी कि वो अपराधिनी है, मतलब उनकी बेटी ऐसी है जिसके लिए कोई लड़का मिल नहीं रहा है। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहां गए थे वहां भी कुछ ठीक नहीं हुआ क्या? तो वो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कुंती ने पूछा, तो क्या बात हुई, लड़के को देखा या नहीं? तो कहते हाँ देखा तो है, अच्छी तरह से देखा है। फिर वो चाय पीने लगे। फिर कुंती को समझ भी नहीं आया कि अरे जब कुछ अच्छा हुआ है तो फिर दुखी क्यों बैठे हैं, अगर लड़के में बुराई नहीं है तो क्यों दुखी है ये। तो वो कहती हैं कि ढंग से समझाओ। तो राधा कृष्ण कहते हैं, समझा कर कहता हूँ सुनो, वह लड़का नहीं है, आदमी है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा, बोलो करोगी ब्याह? तो कुंती कहती है, अरे विवाह की बात तो बाद में होती रहेगी, ये बताओ क्या रंग रूप बहुत ज्यादा खराब है? फोटो में तो वैसा नहीं दिख रहा था। तो राधा कृष्ण कहते हैं, बात वो नहीं है, उसका रहन सहन बहुत खराब है, बहुत ज्यादा सिधाई है उसके रहन सहन में, मतलब बहुत सरलता है, सीधे तरीके से रहते हैं। और वह उम्र में भी बहुत ज्यादा अधिक है। हमारी बेटी 19 साल की और वो 35 या 36 साल के, साथ में उनके 2 बच्चे भी हैं और वो बच्चों को संभालने के लिए विवाह कर रहे हैं, नहीं तो वो नहीं करते। जो पहली शादी के वक्त उमंगे और उत्साह होता है ना, वो अब उनकी दूसरी शादी में नहीं रहेगा। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए दाय चाहते हैं, यानी कि दूध पिलाने वाली जो दाई होती है, उस हिसाब से वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी बच्ची को उस हिसाब से वो शादी के लिए, मतलब वो उसे धाई की तरह ही रखेंगे, एक पत्नी की तरह नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो अपने बच्चों के लिए शादी कर रहे हैं। कुंती कहती है, अरे जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वो बच्चों का ही सहारा लेते हैं। राधा कृष्ण कहते हैं, अरे नहीं नहीं, वो कपटी इंसान नहीं है, झूठे नहीं है वो, उनका जो मन है वो दर्पण की तरह साफ है, शीशे की तरह साफ है। ये तो इसी बात से पता चल जाता है कि वो अभी भी खादी का कुर्ता, गांधी टोपी और फटे फटे चप्पल पहनते हैं। वो कहीं जाके नेता बनकर भाषण देने के लायक तो है, पर दूल्हा बनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और उनकी सिर्फ 30 रुपए तनख्वाह है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। 3 बार जेल जा चुके हैं, किस दिन चले जाएं फिर से जेल, कोई ठिकाना नहीं है। कुंती, आदमी तो बुरा नहीं है ना? तो राधा कृष्ण कहते हैं, बुरा आदमी नहीं है, पर वह गौरी के पति होने के लायक भी तो नहीं है। तो फिर कुंती पूछती है कि फिर तुमने क्या कहा उनसे? तो राधा कृष्ण कहते हैं, क्या कहता हूं, उन्हें बुला लाया हूं, अगले इतवार को आएंगे। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया। वैसे तो वो कह रहे थे, नहीं साहब मैं लड़की देखने ना आऊंगा, इस तरह लड़की को देखकर मैं अपमान नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जब राधा कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अरे हमारी बेटी आपको देखना चाहती है, तो फिर वो मान गए। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी, और जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन यानी कि उदास थे, तो उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने से ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए थे। वो सोच रही थी कितने अच्छे इंसान है, कितने सरल है, मतलब उसे पैसों से ज्यादा कोई मतलब नहीं था। राधा कृष्ण पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए, और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने के लिए कई पत्र लिखे। अगला इतवार आ गया और आज सीताराम देखने आ रहे थे उन्हें। राधा कृष्ण ने सबसे कह दिया कि देखो, किसी को मालूम ना पड़े, बहुत ही गुप्त तरीके से इन्हें यहाँ बुलाया जाएगा, किसी को ना पता चले कि हमारे घर में ऐसा कोई इंसान आया है। अतएव, ठीक है, इसे एक साथ पढ़ते हैं, अतएव
तो अतएव मतलब कि इसलिए इसलिए यह बात कुछ गुप्त रखी गई। घर के भीतरी आंगन में मतलब बहुत ही सादा सा प्रबंध किया गया, क्योंकि उन्हें चमक दमक ऐसा कुछ पसंद नहीं था, और आडंबर करने की यानी कि दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी, जो कि ज्यादातर होता है कि लड़की वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से दिखाना है। ठीक है, सीताराम जी सरीखे यानी कि सीताराम जी के समान या उनके जैसे व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं थी। और जो समय तय हुआ था यथा समय वो अपने बच्चों के साथ आ गए, और उनके बच्चे भी खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे, न मोजा था न जूता था, कोई ठाट बाट नहीं था, और बहुत ही हंसमुख थे। वो घर आके ऐसे खेलने लगे, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो तो इस घर में पहले भी आ चुके हों। और कुंती एक तरफ बैठी थी। बच्चों का जो शोर था, कोलाहल सुन के उसके घर में पूरी आवाज उनकी फैल गई, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नंदन कानन उसका घर जैसे बन गया, मतलब कि भगवान इंद्र का जो बगीचा है उसके हिसाब से इतना सुंदर आवाजें, और मतलब एक जो जो माहौल था बहुत अच्छा बन गया था। वो मन में सोचने लगी कि अगर बिना शादी किए भी अगर मुझे इन बच्चों का देखभाल के लिए बुलाया जाए तो मैं खुशी खुशी ये जिम्मेदारी ले लूंगी। और वो इतना देखने लगी उन बच्चों को कि भूल ही गई कि उसका यहाँ पे काम था कि कुछ बातचीत करनी उन्हें सीताराम जी से। इसी बीच उनके छोटे बच्चे को कुछ याद आया, और जाके वो कहते हैं, बापू तुमने तो कहा था कि हमें हमारे माँ से मिलवाओगे, कहाँ है माँ, बतलाओ। तो सीताराम जी कहते हैं, ये कुंती माँ जी बैठी है, इनसे पूछो जाके, यही बताएंगे कि वो तुम्हारी नई माँ किधर है। तो बालक ने मचल कर कहा कि हाँ चलो तुम दिखाओ। इसी बीच क्या हुआ, एक सफेद रंग की बिल्ली अंदर की ओर भागी, तो वो दोनों बच्चे उसके पीछे भागते भागते अंदर पहुंच गए। और वहीं पे गौरी थी पिछले बरामदे में, वो चुपचाप खड़ी थी, और बच्चों ने उसे एकदम से जाके उसका आंचल पकड़ा और कहने लगे। उस छोटे बच्चे ने कहा, क्या तुम हमारी माँ हो, मतलब वो तुतला के कहता है। ठीक है, तो गौरी ने हष्टपुष्ट सुंदर से बालक को देख के सोचा कि कितना भोला है और कितना निश्चल है, मतलब इसके अंदर कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, और गोद में लेकर उसे कहा कि हाँ मैं ही हूँ तुम्हारी माँ। तो फिर बच्चे ने फिर से पूछा, हमारे घर चलोगी ना। तो वो जो वो कहता है कि बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। ठीक है, तो यही बात सुन के वो सोचने लगी कि क्या उत्तर दे। तो वो तो ये नहीं कह सकती थी हाँ कि चलो हम तुम्हारे घर चलेंगे, वो तो उसके माता पिता ही निश्चित करेंगे। तो उसने पूछा, मिठाई खाओगे, तो कहता है हाँ खाएंगे। कुछ देर बाद कुंती अंदर गई और देखा कि छोटा बच्चा गौरी की गोद में बैठा है और बड़ा वाला उसी के पास मिठाई खा रहा है। अब क्या हुआ, कुंती एकदम एक निश्वास के साथ यानी कि एक सांस मतलब गहरी छोड़ते हुए जो है वो बाहर चली आई। और थोड़ी देर बाद मतलब उसकी माता कहाँ गई थी, उसके पिता को बुलाने के लिए। ठीक है, थोड़ी देर बाद जैसे ही गौरी ने ऊपर देखा, देखा उसके माता पिता दोनों वहीं खड़े, और पिता ने स्नेह के साथ स्वर में बोला, बेटा जरा चलो, चलती हो ना। तो गौरी ने कोई उत्तर नहीं दिया, उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलवाया, उन्हें पानी पिलाया, और फिर वो बाहर गई। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी ने उन बच्चों को इधर उधर बुलाया, लेकिन फिर भी मौका पाते ही वो जाकर एकदम जाके चिपक गया, मतलब अपनी माँ से या फिर गौरी से, क्योंकि वो मतलब बहुत ज्यादा खुश थे कि उन्हें एक नई माँ मिल गई है। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करनी थी, यानी कि शिकायत दायर करनी थी, जो कि वो अपने पिता के पास बैठकर तो कह नहीं सकते थे। छोटे ने कहा, बाबू हमें कभी खिलौना नहीं ले देते। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। तो छोटा कहता है, और हमें दफ्तर छोड़कर चले जाते हैं, दिन भर नहीं आते, बाबू अच्छे नहीं है। तो बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी, और कुंती ने कहा, अच्छा ठीक है ना, तुम यहीं रह लो और बाबू को जाने दो, है ना, तुम दोनों यहीं रह लो। तो काफी देर हो गई, ये देखकर सीताराम जी ने कहा कि समय बहुत अधिक हो चुका है, अब चलूंगा, नहीं तो शाम की ट्रेन ना मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण जी की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसे ही होगी, इसीलिए मैं उसे देखना भी नहीं चाहता था। और थोड़ी देर रुककर फिर वो बोले, और सच बात तो ये है कि मुझे पत्नी की उतनी जरूरत नहीं है जितना कि मेरे बच्चे को है। मेरा क्या ठिकाना, आज यहाँ पे हूँ, कल जेल में हूँ। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये देशभक्त व्यक्ति थे, तो जेल में इसलिए जाते थे क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए थे, तो कुछ ना कुछ ऐसे करते थे, तो ब्रिटिश लोग इन्हें जेल में डाल दिया करते थे। ठीक है, तो इनमें कोई बुराई नहीं थी। तो राधा कृष्ण तो ये विवाह करना ही नहीं चाहते थे, वो सोचते थे मेरी बच्ची इन बच्चों की धाय बनकर जाएगी। लेकिन कुंती सोच रही थी कि कोई भी स्त्री को अगर ऐसे प्यारे बच्चों का लालन पालन करने को मिले तो उसका जीवन तो सार्थक बन जाए। तो गौरी ने भी मन ही मन मतलब
मतलब उसे लग रहा था कि हाँ मुझे इनसे शादी कर लेनी चाहिए। गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे ये दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने की बजाय मैं इन भोले भाले बच्चों की माँ बनना पसंद करूंगी। विलासी व्यक्ति मतलब जो ऐश्वर्य भोगने वाला युवक हो, मतलब जो इंसान हो जिसे पैसों से मतलब हो। और अगर वो एक और अगर वो एक स्वतंत्रता सेनानी से विवाह करे तो ये तो और ही गर्व की बात होगी ना। वो किसी और ऐसे इंसान से शादी करे उससे तो बेहतर ही है ना। अब बच्चों ने देखा कि अरे पापा तो जा रहे हैं हमारे, है ना। तो वो क्या हुआ, वो जाके मतलब गौरी से के आसपास जाके फिर से खड़े हो गए। अब सीताराम जी ने अगर झूठ से ही अगर ये कहा होता कि बेटा यहाँ रुक जाओ, तो वो सीताराम वहां पे अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को प्रलोभन दिया, मतलब कि लालच दिया कि अरे चलो चलो अभी यहाँ से चलना पड़ेगा, मैं तुम्हें चलो सिनेमा दिखाऊंगा, सर्कस दिखाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा, ये वो ऐसे करके वो गौरी से उन बच्चों को थोड़ा अलग कर पाए। दूसरी ओर सीताराम जी को लग रहा था कि मेरी तो इसी लड़की से शादी होगी। उन्हें पूरा विश्वास था कि उसके माता पिता मान जाएंगे। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी, और देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के वक्तव्यों यानी कि कथन जो वो बोल रहे थे गांधी जी, उसको पढ़ पढ़कर वो जान चुके थे कि निकट भविष्य में फिर से सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। न जाने किस दिन उन्हें फिर से जेल का मेहमान बनना पड़ेगा। पिछली बार जब वो गए थे तो उनके पास एक बूढ़ी बुआ थी जो कि उनके बच्चों का ध्यान रखती थी, लेकिन वो ये कहारिन क्या बच्चों का देखभाल कर सकेगी। यानी कि उन्होंने पिछली बार जब वो अपने बच्चों को छोड़ के गए थे तो एक बुआ के सहारे मतलब अपनी छोड़ के गए थे, और कहारिन यानी कि पानी भरने वाली। तो वो यही सोचते हैं कि कहारिन उन बच्चों का क्या देखभाल कर सकेगी। दूसरी ओर उन्हें इतनी चिंता थी अपने बच्चों की, और उनके बच्चे माँ माँ की रट लगाए हुए थे कि वो माँ किधर है। उन्होंने फिर एक पत्र राधा कृष्ण जी को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए भेजा। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात कर रहे थे, मतलब उन्होंने सोच रखा था कि मैं इनसे शादी अपनी बेटी की नहीं करवाऊंगा। कहने लगे कि इनकी माँ ना पुराने ख्याल की है, वो जन्म पत्री मिलवाए बिना विवाह नहीं करना चाहती। उन्होंने ऐसे झूठ बोल दिया, और अतएव यानी कि इसलिए आप अपनी जन्म पत्री भेज दी। पत्र पढ़ के सीताराम जी को समझ में आ गया कि विवाह ना करने का सिर्फ ये बहाना है, लेकिन फिर भी उन्होंने जन्म पत्री भेजी, और उसके बाद उन्हें जवाब आया कि जन्म पत्री नहीं मिल रही, इसलिए हम विवाह नहीं कर सकते हैं। तो राधा कृष्ण जी मतलब अब क्या हुआ, ये तो बात एकदम से खत्म ही हो गई इनके बीच, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट भी आता है आगे। राधा कृष्ण जी को गौरी के लिए एक दूसरा वर मिल गया था जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था। धनवान वो ज्यादा नहीं था, दिखने में भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बदसूरत भी नहीं था। और अभी अभी वो नायब यानी कि सहायक तहसीलदार के पद पे नियुक्त हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो नौकरी कर रहा था, और आगे उसकी उन्नति की आशा थी कि उसे जो आगे प्रमोशन वगैरह मिलते जाएंगे। बीए पास था, ठीक है। और फिर वो सोचने लगे अगर वो इतना सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, पुरुषों में सुंदरता थोड़ी ना देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक न थी, यही 24-25 साल। लेने देने का झगड़ा भी यहाँ नहीं था। पहली शादी थी, माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था लड़के वाले का। और राधा कृष्ण जी इससे अधिक और क्या ही चाहते थे। ईश्वर को उन्होंने कोटिशा यानी कि बहुत अधिक धन्यवाद दिया, जिसकी कृपा से ऐसा वर उन्हें अपनी गौरी के लिए मिल रहा था। विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हुआ, यानी कि आषाढ़ मतलब कि हिंदी में जो एक महीना होता है। जैसे कि अगर 2021 का उदाहरण लें तो 22 जून से 22 जुलाई तक ये आषाढ़ का महीना हुआ है। दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां हो रही थी। राधा कृष्ण जी बड़ी तन्मयता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे। सोचते थे देर में शादी हुई तो क्या हुआ, लेकिन वर भी तो कितना अच्छा मिला है, और कुंती भी खुश थी, है ना। और वो तो ये भी सोचने लगी थी कि उसका जो दामाद जो है वो घर का छोटा साहब बन गया है, और बेटी और दामाद जो है उनका अपने बच्चों के साथ उनसे मिलने आया है। ये तो ज्यादातर जो है माताएं सोचती ही हैं। लेकिन कुंती जब भी उन बच्चों के बारे में सोचती थी तो उसके मन में विचार आता था, बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। फिर वह सोचती थी दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर लेंगे शादी, क्या मेरी गौरी ही बची है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे, पर गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मच रही है। रह रहकर उन्हें
उन बच्चों का भोला मुंह याद आ जाता था, उनकी मीठी मीठी बातें याद आ जाती थी। साथ ही याद आ जाते थे विनयी, नम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप झुक जाता था, क्योंकि उस समय बहुत लोग ऐसे, बहुत कम लोग होते थे जो बिना बहाना बनाए कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, अपने देश के प्रति अपना दायित्व समझते थे और कर्तव्य अपना पूरा करते थे। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए गौरी के हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो वीर बनकर देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, यानी कि अपने जीवन का त्याग कर दिया। अपने बच्चों के बारे में भी इतना नहीं सोच रहे, नहीं तो मतलब उनके पास आज तनख्वाह भी ज्यादा होती। उन्होंने बीए पास किया है तो उन्हें नायब तहसीलदारी तो मिल ही जाती, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश लोगों के यहाँ नौकरी करना और उनकी गुलामी करना पसंद नहीं किया। और दूसरी ओर ये जो योग्यवर उसके पिता ने ढूंढा था वो था जो कि नायब तहसीलदार थे, और अपने आराम के लिए, अपनी ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र, मतलब जरा से इंगित यानी कि थोड़ा इशारा करते हुए सोचती है कि इतने से बस पैसों के लिए जो निरी यानी कि मासूम देशवासी हैं उनके गले पर छुरी फेरने से भी मतलब उन्हें संकोच नहीं होगा अगर जरा सा कुछ पैसे ब्रिटिश लोग उन्हें दे दे। मतलब वो ब्रिटिश के गुलाम थे। जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाएं, यानी कि चांदी के सिक्के फेंक दिए जाएं, और वो दुम हिलाने लगते हैं। निंदे से निंदे यानी कि बुरा से बुरा काम करने में भी जरा से भी उन्हें लज्जित यानी कि शर्म उन्हें महसूस नहीं होगी। और घृणा से गौरी का जी भर आता था जब वो सोचती थी कि उसकी शादी ऐसे इंसान से होने वाली है, लेकिन वो अपने मन के भावों को किसी और के सामने प्रस्तुत ही नहीं कर सकती थी। वह दिन रात एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती थी। मतलब कि अव्यक्त मतलब ऐसी पीड़ा जो व्यक्त नहीं कर पा रही थी, वो दूसरों को बता नहीं पा रही थी। और विकल यानी कि परेशानी। बहुत चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि नायब तहसीलदार से शादी ना करेगी, लेकिन वो शर्म के मारे कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि उस समय लड़कियों को इतना बोलने भी नहीं दिया जाता था जब शादी ब्याह की बात आती थी। जो जो विवाह की तिथि नजदीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती जा रही थी। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले क्या हुआ, एकाएक यानी कि अचानक तार यानी कि पत्र आया कि नायब तहसीलदार साहब के पिता का देहांत हो गया, इसलिए जो उनकी शादी है वो 1 साल के लिए टल गई। और अब जो है गौरी को बहुत ही ज्यादा राहत की सांस मिली। उसे लगा कि उसके सिर से जो पहाड़ सा हट गया है, ठीक है, चिंता का पहाड़ हट गया है। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश भर में बड़ी तीव्र गति से फैल रही थी। ठीक है, शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया था, यानी कि लगातार चलते रहने वाला, एकदम से एक एक करके गिरफ्तारी आ ही रहे थे। बहुत लोग मतलब गिरफ्तार हो रहे थे, रोज बहुत लोग गिरफ्तार होते थे, बहुतों को सजा होती थी। कहीं लाठीचार्ज हो रहा था तो कहीं धारा 144 लग रही थी, यानी कि एक जगह अगर 5 से ज्यादा लोगों का समूह देखा गया तो वो कानूनन अपराध माना जाएगा और उन्हें सजा हो सकती है। इसीलिए लोग कहीं बाहर समूह बनाकर नहीं जा सकते थे, सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकला जा सकता था। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। दमन मतलब आत्मनियंत्रण, बहुत नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी और जो है अलग अलग जगह से लड़ाइयां ना शुरू हो जाएं। गौरी को उन बच्चों की चिंता थी। जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था तभी से उसे चिंता थी कि न जाने किस दिन सीताराम जी गिरफ्तार हो जाएं और फिर वो बच्चे बेचारे, उन्हें कौन देखेगा। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती थी और इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है। मतलब कि वहां पे उन्हें बहुत मेहनत कराई जाती थी। जो भी लोग जो है अपराधी मतलब थे और उन्हें जेल में रखा जाता था, उनसे जैसे मान लो उन्हें बहुत ज्यादा लकड़ियां उठाने का जो भी उन्हें काम कराया जाता था, ठीक है, मतलब इस तरीके का उन्हें दंड मिला था। सिर्फ ऐसे नहीं कि जेल में बंद कर दिया। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तंभ सी खड़ी रह गई, मतलब एकदम हिल डुल नहीं रही थी, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी। फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गई और माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारे साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा, माँ मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है? गौरी, वहां बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों जैसी। मतलब क्योंकि उसकी शादी तय हो चुकी थी, उसके बाद वो ऐसा कह रही है। गौरी कहती है, नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो,
उसके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं, मैं जाऊंगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हट पकड़ती है उसे कभी छोड़ती नहीं। अतएव मतलब इसलिए सहसा वह गौरी का विरोध ना कर सकी, मतलब तुरंत वो गौरी का विरोध ना कर सकी और बोली, पर तेरे बाबूजी तो बाहर हैं, उन्हें तो आ जाने दो। पर गौरी ने दृढ़ता के साथ कहा, बाबूजी के आने तक मैं ठहर ना सकूंगी, मुझे जाने दो, रास्ते में मुझे कुछ नहीं होगा, अब मैं काफी बड़ी हो गई हूँ। और उसी शाम वो अपने एक नौकर के साथ कानपुर निकल पड़ती है। अब दृश्य बदलता है और साल भर बाद की कहानी शुरू होती है। अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौट रहे थे। इस साल भर के भीतर उन्होंने अपने बच्चों को एक भी बार नहीं देखा था, लेकिन कायदे के अनुसार लगातार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था उन्हें पत्र के द्वारा। पर उन्हें बच्चों की चिंता बनी रहती थी। जिस कहारिन यानी कि जो पानी भरने वाली स्त्री के भरोसे उन्होंने बच्चों को छोड़ा था, उसके भी तो 3-4 बच्चे थे। वो कहारिन बच्चों को सही ढंग से नहीं रख पाएगी, ये बात सीताराम भी जानते थे, पर व्यवस्था थी, क्या करते, कोई और था ही नहीं उनके बच्चों का ध्यान रखने के लिए। सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए थे। एक तांगे पर बैठकर वो घर की ओर चल रहे थे। जेब में कुछ पैसे थे और उन्होंने देखा एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही है, तो उन्होंने थोड़ी सी बच्चों के लिए रख ली। फिर जब वो कुछ देर बाद घर के दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजा खुला था। घर के अंदर पैर रखने की से ही उनका हृदय धड़कता था। उन्हें डर था कि ना जाने बच्चे किस हालत में होंगे, 1 साल से उन्हें देखा नहीं है। वे चोरों की तरह चुपके घर में घुसे, परंतु ये क्या, आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से खड़े रह गए, यानी कि आश्चर्यचकित खड़े रह गए। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? और फिर गौरी ने झुककर उनकी पद धूली माथे से लगा ली। पद धूली माथे से लगा ली यानी कि उनके पैर छू लिए, उनके पैर की जो धूल थी उसने अपने सिर पे लगा ली, मतलब पैर हाथों से अपने छुए, उसके हाथ में धूल लग गई और वो अपने सिर पे उसने लगा ली। इस तरह से उसने पैर छू। इससे हमें समझ में आता है कि शादी तो गौरी की कहीं और तय हुई थी, लेकिन उसने वो शादी तोड़ दी और उसने बेहतर समझा कि वो एक देशभक्त से शादी कर ले, भले ही फिर उसे वो पति का प्यार ना मिल पाए, लेकिन उसे उन प्यारे बच्चों की सेवा करने का, उनका ध्यान देने का अवसर मिलेगा। इस तरीके से वो भी आगे एक सरलता भरा जीवन जीने लगती है, जहाँ पे उसे भौतिकता से यानी कि पैसे वाले जीवन से दूर होना पड़ता है, उसका त्याग करना पड़ता है, जैसे कि सीताराम जी ने किया था, लेकिन वो उसमें खुश थी और वो भी एक देशभक्त थी। उसने किसी योग्य वर्ग के बारे में नहीं सोचा, उसने सोचा दूसरे के बच्चों के लिए। और हमें इस कहानी से भी यही शिक्षा मिलती है कि जो खुशी दूसरों के लिए कुछ करने के बाद मिलती है या अपने देश के लिए कुछ करने के बाद मिलती है, वो सामान्य रूप से किसी को नहीं मिलती। आई होप आज का सेशन इंटरेस्टिंग था और ये कहानी बहुत ही मजेदार और सीख देने वाली थी। तो आगे हम किसी और वीडियो में मिलेंगे जहां हम हिंदी या इंग्लिश के किसी और चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।